अभी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें हमें क्या करना था, शियर फोर्स डायग्राम, एसएफडी का मतलब होता है शियर फोर्स डायग्राम, बीएमडी का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमें क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। अब ये क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके एंड पे क्या है, सपोर्ट है और बीच में क्या लोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे एंड पॉइंट, ए पॉइंट पे जो रिएक्शन है उसको मान लिया हमारा आर ए है और बी पॉइंट पे आर बी है। जब तक हम लोग आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक ना तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो पाएगा, ना तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आर ए और आर बी। अभी हम लोग सीख चुके हैं आर ए और आर बी कैसे निकालते हैं, रिएक्शन को कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया कि रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में फोर्स का समीशन जीरो करते हैं, वाई डायरेक्शन में फोर्स का समीशन जीरो करते हैं। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी किसके इक्वल हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, जो लोड लगा 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 3 + 4 + 5। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, तो 4 + 3 7 और +5 कितना हो गया, 12 न्यूटन, नहीं किलो न्यूटन, या किलो न्यूटन में तो इसका मतलब किलो न्यूटन में आएगा, किलो न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट किस पॉइंट पे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो हम ए पॉइंट पे मूवमेंट इसलिए निकालते हैं जिससे आर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो ईजिली हमारा आर बी की वैल्यू निकल जाए। मूवमेंट तो हम लोग सी और डी ई किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, बी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ए पॉइंट पे मूवमेंट का अलजेब्रिक सम 0 करते हैं, क्योंकि मूवमेंट का प्रिंसिपल यही कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। मूवमेंट का अलजेब्रिक सम करना है तो ए पॉइंट पे जो मूवमेंट है क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं तो आर ए का ए से डिस्टेंस क्या है, 0, क्योंकि ए पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं तो सारी डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ए से। तो जितने भी फोर्स होते हैं सारे फोर्स को, किसी फोर्स को छोड़ना नहीं है। आर ए भी एक फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी, सारे फोर्स को कहाँ से, ए पॉइंट से। प्लस अब ये 3 का ए से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3। अब ये दूसरा फोर्स हमारा क्या है, 4 है, 4 का ए से डिस्टेंस, या ये 3 है, ये 2 है, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर। तो 4 × 5 हो गया, प्लस ये 5 किलो न्यूटन है। अब 5 किलो न्यूटन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 3 + 2 5 + 2 7, तो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 × 7 माइनस आर बी इंटू कितना हो जाएगा, आर बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 यहाँ तक था और यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 9 + 20 + 35 इक्वल टू 8 आर बी। ये 8 आर बी के इक्वल आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 9 + 20 + 35 टोटल कितना आ गया, 64 आ गया। और इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 8, तो हमारा कितना आ गया, आर बी इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, आर बी की वैल्यू आ गई। मतलब बी पॉइंट पे जो रिएक्शन था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 किलो न्यूटन। कितना आ गया, 8 किलो न्यूटन आर बी की वैल्यू। अब आर बी की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, अगर इस इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगी, आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो रखेंगे क्या, लिखेंगे आर ए प्लस, अब आर बी की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि 8 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जब यहाँ 8 माइनस कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 से 8 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो ये आर ए की वैल्यू कितनी आई, 4 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई है तो हमको क्या करना है, रिएक्शन निकालना है। तो आर ए और आर बी आ गया तो रिएक्शन आ गया, ठीक है, रिएक्शन निकल चुका, निकालना नहीं है, रिएक्शन आ गया है। अब हमको क्या करना है, पहला ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग किए हैं ये क्या है, रिएक्शन का कैलकुलेशन है। अब हमको क्या करना है, अब हमको शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना है, तभी तो हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, शियर फोर्स कैलकुलेशन, तो किस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
तो शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइन कन्वेंशन मानते हैं। अगर हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करें तो राइट साइड में देखो ये क्या है, ये राइट साइड है ना, तो राइट साइड में शियर फोर्स को अगर अपवर्ड है तो उसे क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, तो डाउनवर्ड क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। ये एज यूजुअल ऐसे ही है जैसे वाई और एक्स एक्सिस होता है ना, ये एक्सिस जैसे ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई प्लस वाई होता है, नीचे क्या होता है माइनस वाई होता है। तो हमको डिक्टो वही मानना है, कुछ चेंज करना नहीं, यहाँ नया कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेना। जैसे हम लोग एक्सिस में मानते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी मान लिए हैं कि अगर राइट हैंड साइड में अगर कोई भी फोर्स ऊपर लगा है तो प्लस जैसे होता है, और नीचे लगा है तो माइनस। ठीक है, अब हम लोग उसी बेसिस पे शियर फोर्स का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बी पॉइंट पे अगर हम लोग को बी पॉइंट, पहले हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन के भी शियर फोर्स डायग्राम हम लोग ड्रा कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये ऊपर वाला जो लोड डायग्राम है, इस डायग्राम से हम ये सारे पॉइंट को मिला लेते हैं जिससे हमको सारे पॉइंट मिल जाए। ये सारे पॉइंट को हमने क्या कर लिया, मिला लिया। अब हम एसएफडी ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये हमारा क्या है, बी है। अगर हमको बिना कैलकुलेशन के शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना तो भी बहुत ईजिली ड्रॉ हो जाएगा। कैलकुलेशन मान लो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ऐसे एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे बी पॉइंट पे देखते हैं, मैंने क्या बताया था कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और अपवर्ड को प्लस मानेंगे। ऐसा होता भी है क्योंकि प्लस वाई एक्सिस ऊपर ही होता है, वैसे ही हम लोग इसको भी साइन कन्वेंशन लिए हैं। तो यहाँ पे लिखा आर बी की वैल्यू कितनी आई है, 8 किलो न्यूटन आई है। तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, तो 8 किलो न्यूटन हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। क्या करेंगे, 8 किलो न्यूटन ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि आर बी की वैल्यू कितना था, 8 था। आर बी की वैल्यू 8 था तो हम लोग 8 किलो न्यूटन क्या हुए, ऊपर चले गए। अब देखो बी से लेकर ई तक कोई लोड लगा है, कोई लोड लगा ही नहीं। तो बी से ई तक जब कोई लोड लगा ही नहीं है, हम सीधे ई पॉइंट पे आ गए। ई से जस्ट पहले तक कितना लोड था, 8 किलो न्यूटन ही था। जैसे ई पे आएंगे तो देखते क्या है, 5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। कहाँ लगा, नीचे लगा है। अब यहाँ पे हम लोग कितने थे, 8 किलो न्यूटन पे थे। अब 8 किलो न्यूटन से कितना नीचे आएंगे, 5 किलो न्यूटन नीचे चले आएंगे तो कितना बचेगा, 3 किलो न्यूटन। कितना बचेगा, 3 किलो न्यूटन। अब 3 किलो न्यूटन लोड यहाँ पे। अब देखो ई से लेकर डी तक कोई लोड नहीं लगा है, नहीं लगा, कोई लोड नहीं लगा। इसका मतलब सीधे हम लोग यहाँ पे यहाँ आ गए। जैसे डी पॉइंट पे पहुँचते हैं, 4 किलो न्यूटन और नीचे जाना, 3 किलो न्यूटन ऑलरेडी था, तो 4 किलो न्यूटन इसमें नीचे जाएंगे तो 3 तो ये ऊपर रह जाएगा और एक क्या चला जाएगा, -1 किलो न्यूटन नीचे आ गए, माइनस में आ गए। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से डी से लेकर सी तक, डी से लेकर सी तक कोई लोड नहीं लगा है, तो डी से सी तक क्या करेंगे, ऐसे कांस्टेंट चले जाएंगे। डी से सी तक हम लोग कांस्टेंट चले गए। जब सी पॉइंट पे देखते हैं तो 3 किलो न्यूटन नीचे और जाना था, तो हम लोग 3 किलो न्यूटन और नीचे चले गए। तो 3 किलो न्यूटन नीचे और जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हम लोग क्या, अब देखो सी से ए तक कोई लोड नहीं लगा था, सी से ए तक कोई लोड लगा ही नहीं, तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जैसे ये पॉइंट पे देखेंगे आर ए इक्वल टू क्या है, 4 किलो न्यूटन है, और ये किधर लगा, अपवर्ड लगा है। तो इस तरह से हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बहुत ईजिली विदाउट कैलकुलेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कैलकुलेशन शो करना है तो ये हमारा इधर ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव हो गया। अगर हमको कैलकुलेशन शो करना है तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके लिख देते हैं कि किस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आई। अब हमको किस किस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमको बी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। तो ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे शियर फोर्स किसके बराबर होगा, आर बी के बराबर होगा। बी पे, ई पे, डी पे, सी पे, ए पे, एक एक पॉइंट पे करना है। ठीक है, तो शियर फोर्स अगर हमको बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आर बी के इक्वल हो जाएगा, और आर बी इक्वल टू कितना है, 8 किलो न्यूटन। आर बी कितना है, 8 किलो न्यूटन ना, आर बी की वैल्यू कितना है, 8 किलो न्यूटन। अब बी से ई तक कोई लोड नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ई पॉइंट पे जाते हैं तो 5 किलो न्यूटन क्या करना, नीचे है तो माइनस हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। तो अगर हमको शियर फोर्स ई पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 8 तो हमारे पास ऑलरेडी था। अब 8 से 5 किलो न्यूटन और नीचे चले जाएंगे, जब 5 किलो न्यूटन और नीचे चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलो न्यूटन। देखो ये क्या था, यहाँ पे कितना था, 8 किलो न्यूटन था। अब 5 यहाँ से नीचे चले जाएंगे ई पॉइंट पे, तो 5 8 से अगर 8 किलो न्यूटन था, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं था, यहाँ से नीचे चले जाए तो हमारा कितना होगा, 3 किलो न्यूटन। अब डी पॉइंट पे निकालेंगे तो डी पॉइंट तक तो 3 किलो न्यूटन नहीं था, लेकिन जैसे डी पॉइंट पे जाएंगे तो 4 किलो न्यूटन और कम हो जाएगा, क्योंकि डी पे हमारा कितना लगा, 4 किलो न्यूटन का लोड लगा है, और डाउनवर्ड को हम लोग पहले से ही नेगेटिव माने हुए। तो डी पॉइंट पर जब हम लोग निकालेंगे शियर फोर्स, डी पॉइंट पे निकालेंगे तो देखो 3 तो ऑलरेडी था। अब इसमें से क्योंकि जो भी लोड होता है नीचे माइनस ही होता जाता है, तो यहाँ पे क्या करना, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 किलो न्यूटन, क्योंकि 3 से 4 को माइनस करते हैं तो 1 किलो न्यूटन आता है।
ऐसे ही हम लोग शियर फोर्स सी पॉइंट पे निकाल लेंगे। अब सी पॉइंट कहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है। अब 4 माइनस हो गया था, अब क्या करेंगे, -1 आ गया था, अब क्या करेंगे 3 और माइनस कर देंगे। जब 3 और माइनस करेंगे तो -1 -3 तो कितना हो जाएगा, -4 किलो न्यूटन। अब जब ए पॉइंट पे निकालेंगे शियर फोर्स एट ए तो क्या करेंगे, -4 + 4 = क्या हो जाएगा, 0 किलो न्यूटन। तो इस तरह हम लोग शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन हम लोग बिना कैलकुलेशन किए भी यहाँ पे बहुत ईजिली ये हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लिए थे। तो कैलकुलेट करके भी हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बिना कैलकुलेशन के भी ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ईजिली। क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम में हमको फोर्स को रिप्रेजेंट करना है बहुत ईजिली। अगर फोर्स ऊपर गया तो ऊपर बना लो, नीचे गया तो नीचे बना लो, बस हमको प्लस माइनस करते जाना। जैसे यही था 8 किलो न्यूटन हमको ऊपर जाना था तो 8 किलो न्यूटन ऊपर चले गए। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं लगा था तो हम वैसे सीधे कांस्टेंट रह गए। फिर 5 किलो न्यूटन नीचे आ गए तो नीचे चले आए। यहाँ से देखो फिर से यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं था, यहाँ पे आराम से ऐसे चले गए। फिर जैसे यहाँ पे डी पे पहुँचे 4 किलो न्यूटन नीचे जाना था तो नीचे चले गए, -1 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं था, फिर ऐसे आ गए। फिर 3 किलो न्यूटन नीचे चले गए, फिर यहाँ -4 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड लगा नहीं था तो फिर यहाँ पे आ गए। और फिर इसके बाद हमारा क्या था, 4 किलो न्यूटन ऊपर लगा था, ऐसा आ गया। मतलब शियर फोर्स डायग्राम क्या है, जो भी फोर्स है जिस डायरेक्शन में लगा है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, ऊपर लगा तो ऊपर चले जाओ, नीचे लगा तो नीचे चले जाओ। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमारा डायग्राम बना है वो हमारा डायग्राम अपने आप शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। ये हमारा कौन सा डायग्राम होगा, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि शियर फोर्स डायग्राम को लोड डायग्राम के नीचे, जिसमें लोड रिप्रेजेंट होता है उसको लोड डायग्राम कहते हैं, इसके जस्ट नीचे बनाना चाहिए। तो क्योंकि उससे क्या होता है, ए के नीचे ए हो जाता है, सी के नीचे सी हो जाता है, डी के नीचे डी हो जाता है, ई के नीचे ई और बी के नीचे बी। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाते हैं। और ऐसा नहीं है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहीं भी बना देंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ऐसे ही बनाएंगे और इसी के नीचे बनाएंगे। इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ा लेंगे तो ये हमको ए पॉइंट मिल जाएगा, ये सी पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ आगे करेंगे डी पॉइंट मिल जाएगा, ये हमको ई पॉइंट मिल जाएगा और ये हमको क्या मिल जाएगा, बी पॉइंट मिल जाएगा। अब हमको बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन थोड़ा शियर फोर्स से अलग होता है। उसमें क्या होता है, अगर बीम में सैगिंग हो रहा है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो रहा है। बीम में क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है तो साइन कन्वेंशन हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। और हॉगिंग हो रहा है ऐसे तो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव साइन कन्वेंशन। तो अगर हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, कोई बीम है, अगर ये बीम है, अब बीम पे लोड लगा तो कैसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा ना। अगर बीम पे ये बीम है, बीम पे ऐसे लोड लगेगा बीच में और एंड पे ऐसे सपोर्ट है तो बीम क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे डिफ्लेक्ट होता है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये सैगिंग है। इसका मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता है। तो और कैंटिलीवर में क्या होता है, कैंटिलीवर में क्या होता है, ऐसे फिक्स होता है और नीचे ऐसे बेंड करता है, क्योंकि लोड ऊपर से लगा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हॉगिंग होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। दूसरी चीज़ हमको ये ध्यान रखनी चाहिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय, कि जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो हमको क्या ध्यान रखना है, ए और बी पॉइंट, इसका मतलब दोनों सपोर्ट पे क्या होगा, दोनों सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। हमेशा दोनों सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब हमको क्या करना है, अलग अलग पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अलग अलग पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हर पॉइंट पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ए पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ए पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंट ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे सबको पता है आर ए इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन किलो न्यूटन मीटर। मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, तो किलो न्यूटन में किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब मूवमेंट हमको क्या निकालना है, बी पॉइंट पे निकालना है। तो बी पॉइंट नहीं, ए के बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, सी है, तो हम लोग पहले सी पॉइंट पे निकालें, बी पॉइंट पे बाद में निकालेंगे। तो मूवमेंट सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अब सी पॉइंट, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, हमको समझना ये होता है या तो सी के लेफ्ट वाला मूवमेंट ले ले या तो सी के राइट वाला, दोनों साइड का नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग मूवमेंट का प्रिंसिपल पढ़े, अगर दोनों साइड का लेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड क्या होता है, दोनों का एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों 0 हो जाएगा। हम या तो सी के लेफ्ट वाला ले लें या तो सी के राइट वाला ले लें, दोनों मूवमेंट इक्वल आएगा, तो हम लोग सी के लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सी के लेफ्ट में जो भी मूवमेंट है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सी के लेफ्ट में क्या है, आर ए है, और आर ए का देखो यहाँ पे क्या लिखा सी है ना, तो आर ए का सी से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए का सी से डिस्टेंस कितना हो गया,
3 और आर ए की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 × 3 इक्वल टू कितना आ गया 12 न्यूटन किलो न्यूटन मीटर। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, मोमेंट है डी। सबके लेफ्ट साइड में केवल लेना है, किस साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, जो भी वैल्यू लिख रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में। अब डी के लेफ्ट साइड में, डी के लेफ्ट में, तो डी के लेफ्ट में जितने फोर्स लगे हैं, एक आर ए लगा एक 3 लगा है, तो आर ए की वैल्यू कितनी है आर ए इंटू, अब देखो यहाँ क्या लिखा है डी, तो इसका मतलब आर ए का डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, डी से लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं डी लिखे हैं ना, तो आर ए का डी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ए का डी से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा, तो आर ए इंटू 5। अब ये क्या था, क्लॉकवाइज था ना, और ये वाला क्या हो जाएगा डी के अबाउट, देखो डी के अबाउट ये क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, घड़ी ऐसे तो नहीं चलती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो -3 का डी से डिस्टेंस कितना है 2 है, तो 3 × 2। अब आर ए की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो 4 × 5 20 हो जाएगा, कितना हो गया 20 -6 इक्वल टू कितना आ गया 14 न्यूटन मीटर। अब ऐसे ही हम लोग क्या लिखे हैं, मोमेंट एट ई। अब हमें क्या करना है, ई पॉइंट पे निकालना है। अब ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अब सारी डिस्टेंस कहाँ से, ई को हमको ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग ई लिखे हैं तो इसका मतलब अब सारी डिस्टेंस कहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, ई पॉइंट से, मोमेंट एट ई। अब क्या हो जाएगा, आर ए का ई से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो आर ए है, ई कहाँ पे है, यहाँ पे इतनी दूर है, तो 3 + 2 + 2 7 हो जाएगा, तो आर ए इंटू 7 माइनस, अब इस 3 का ई से डिस्टेंस, क्योंकि सारा डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ई से लेंगे, तो 3 का ई से डिस्टेंस क्या होगा 2 + 2 4 माइनस 3 × 4 माइनस, अब इस 4 का ई से डिस्टेंस -4 × 2, तो आर ए की वैल्यू 4 था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर ए की वैल्यू क्या है 4 × 7 -3 × 4 -4 × 2, तो कितना आ गया 8 आ गया। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू आ गई 8 किलो न्यूटन, ये भी किलो न्यूटन में, क्योंकि हमारी यूनिट क्या है किलो न्यूटन में, इसलिए सब किलो न्यूटन मीटर में ही आएगा। ये कितना आ गया 8 किलो न्यूटन मीटर। अगर हम लोग बी की बात करें, मोमेंट एट बी, वो क्या हो जाएगा आर बी इंटू 0। हमेशा एंड पॉइंट पे 0 ही आता है, और अगर हम यहाँ से लिखना भी चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं करने की, आर बी इंटू 0 कर देंगे, बी पॉइंट पे हमेशा 0 ही आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे जो BMD बनाएंगे, इस सारे पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं। तो ये तो हमको पता ही है कि ए पॉइंट पे भी हमारा 0 आया है, बी पॉइंट पे भी जा रहा है, केवल हमको सी, डी और ई पॉइंट पे लिखना है। तो सी पॉइंट पे हमारा कितना आया 12 आया है, तो यहाँ पे बना लिया हमने 12 बना लिया, ये हमारा क्या हो गया 12 हो गया। और हमारा डी पॉइंट पे कितना आया था 14 आया, ये 14 हो गया। और यहाँ पे ई पॉइंट पे हमारा कितना आया था, अब ये ध्यान रखना, ये 12 अगर यहाँ पे है तो ये 8 उससे कम ही होना चाहिए, और ये 0 हो गया। तो अब सारे पॉइंट को स्ट्रेट मिलाएंगे, क्योंकि पॉइंट लोड में स्ट्रेट बनता है, ये स्ट्रेट है, सब कुछ स्ट्रेट ही मिलाना है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। और ये क्या हो गया पॉजिटिव में है, किस में है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी बेंडिंग मोमेंट की, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे सारी वैल्यू हमको मेंशन कर देनी, ये वैल्यू क्या है, सी पॉइंट पे कितना वैल्यू आया है, तो यहाँ हमको मेंशन कर देना है कि 12 किलो न्यूटन मीटर आया है, यहाँ पे 14 किलो न्यूटन मीटर आया है, इसको यहाँ मेंशन करना है, यहाँ पे 8 किलो न्यूटन मीटर आया है, इसको यहाँ मेंशन कर देना है। तो इस तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम को बना दिए हैं। किसके लिए, अगर पॉइंट लोड हमारा हो तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया, और ये क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते। एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि जिस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है या शियर फोर्स साइन चेंज करता है, तो यहाँ डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है। जिस पॉइंट पे शियर फोर्स साइन चेंज करता है उस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए कुछ अलग से निकालना नहीं था, क्योंकि हमको डी पॉइंट वैसे ही पता था कि डी पॉइंट पे 0 है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू आई है। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर BMD बनाते समय हमको ए पॉइंट पे हमेशा 0 आएगा, बी पॉइंट पे 0 आएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एंड पॉइंट पे 0 आएगा, और जहाँ शियर फोर्स 0 है या साइन चेंज कर रहा है वहाँ पे मैक्सिमम आएगा। इसको हमेशा ध्यान में रखना, जिससे कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और ये भी ध्यान रखना है कि बेंडिंग मोमेंट हमेशा पॉजिटिव बनता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और कैंटिलीवर के लिए हमेशा नेगेटिव बनता है, क्योंकि हॉगिंग होता है और इसमें क्या होता है सैगिंग होता है। सैगिंग का मतलब बीम डिफ्लेक्ट होगी, क्या होगा
बीम ऐसे है ना, यहाँ पे रिएक्शन है, बीच में लोड लगा तो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये सैगिंग है।